बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को पढ़ा था। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम वर्क डन जो है उसको पोटेंशियल एनर्जी के साथ लिंक करेंगे। थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं, फिर इस प्रिंसिपल की बात करते हैं। आप लोगों ने बच्चों एक बात याद रखनी है, जो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है ना, या आप इसको लिख सकते हैं जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है इज़ ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो मैंने ये लिखा है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ डिफाइंड होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। जो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए नहीं है। अब हमारे पास कौन कौन सी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं? उन कंजर्वेटिव फोर्सेस में आप लोगों ने एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का नाम सुना हुआ है। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी सुनी हुई है तो आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लफ्ज़ भी सुना होगा। इसका मतलब है ग्रेविटेशन फील्ड की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, और हमें पता है ग्रेविटेशन जो फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी तरह जो स्प्रिंग के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं उसकी वजह से स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हमें पता है कि जो इलास्टिक स्प्रिंग की फोर्स होती है या इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो भी कौन सी है? कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसकी भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी तरह आप लोगों ने चार्ज के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी चार्ज के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नीचे वाला ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक है। चलिए मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये हो कि यही तीन पोटेंशियल एनर्जीज हम लोगों ने सुनी हुई हैं। एक कौन सी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और एक आपके पास जो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और एक कौन सी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये तीनों जो फील्ड्स हैं वो कंजर्वेटिव फील्ड्स हैं, तो इनकी जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी इनके लिए हम डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ मैं बात को। देखो, कभी आप लोगों ने ये लफ्ज़ सुना है फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी? नहीं सुना होगा ना कभी, क्योंकि फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, इसलिए हमने ना कभी सुना है ना इसको कभी कहीं पढ़ा है आप लोगों ने। और अगर एग्जाम्पल दूँ तो टेंशन पोटेंशियल एनर्जी, ये लफ्ज़ भी आप लोगों ने कभी नहीं सुना। इसका मतलब कि टेंशन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वो डिफाइन ही नहीं होती। तो ये मैं थोड़ा सा आइडिया हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है दैट इज़ ओनली वैलिड फॉर दी कंजर्वेटिव फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फील्ड्स, कि वो कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए वो डिफाइंड है। जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं या नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स होते हैं उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफाइंड नहीं होती। आगे चलते हैं। अब अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखना चाहें वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको बच्चे हम कुछ यूँ लिखते हैं कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी इसमें वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस नहीं लिखते, बल्कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते हैं। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये इसकी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। अगर मैं स्टेटमेंट को कंप्लीट करूं तो मुझे यहाँ पर माइनस लगाना चाहिए, यानी इसकी कंप्लीट स्टेटमेंट फिर क्या बनेगी? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब बच्चों, अगर आपकी दोनों स्टेटमेंट एमसीक्यूज में आ जाती हैं, एक में लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी आ जाती है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लोगों ने प्रेफर किसको करना है? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस बात को समझते हैं कि वाकई माइनस इसमें आता भी है या माइनस इसमें नहीं आता। इसको समझने के लिए हम छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो बच्चों ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर एक हाइट h1 है
वहाँ पर एक बॉडी पड़ा हुआ है जिस बॉडी की मास m है। उस बॉडी को आप लोगों ने जिसकी मास m है इसको उठाकर आप फर्दर हाइट पर लेकर चले गए और यहाँ पर उसको फाइनली लेकर गए, उसकी हाइट h2 है। तो हम बॉडी को ग्रेविटेशन फील्ड में लिफ्ट किया, पहले वो h1 हाइट पर था, हम उसको उठाकर h2 हाइट पर लेकर चले गए। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने नेट हाइट कितनी कवर की है। आप लोग यहाँ से यहाँ तक गए, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो नेट हाइट आप लोगों ने कवर की है वो h2 माइनस h1 है। अब मुझे बताएं कि इस बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब गया है तो हाइट तो h2 माइनस h1 है, लेकिन इस पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है उसकी डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है। mg कह रहे हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी लिखने बात एक ही, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब अगर हम इसका वर्क डन कैलकुलेट करें, जब यहाँ से बॉडी यहाँ तक गया है तो वर्क डन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर हम कैलकुलेट करें, ग्रेविटी भी तो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, तो WC लिख लें या वर्क डन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी लिख लें। तो कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, F डॉट डी होता है ना, F डॉट डी। तो F यहाँ पर बच्चों किसकी इक्वल है, mg की इक्वल है, mg डॉट। अब d जो आपका आ रहा है वो h2 माइनस क्या h1 है। अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट ओपन कर दूं तो f की जगह पर mg आ जाएगा, इस d की जगह पर क्या आ जाएगा, h2 माइनस h1। अब मुझे बताएं कि इन दोनों के दरमियान में अब एंगल भी लिखना है ना, इस f और d के दरमियान में। तो f यहाँ पर डाउनवर्ड है, d अपवर्ड है, तो एंगल जो बनेगा ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन वो 180 डिग्री है। और cos 180 पे आप सब जानते हैं -1 के इक्वल होता है। तो अगर -1 की इक्वल है तो ये बन जाएगा माइनस mg h2 माइनस h1। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। चले, ये आप लोगों ने वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स निकाला है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब हम इसी वर्क डन को किसी अदर मेथड से कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा यू कैलकुलेट करते हैं ना। डेल्टा यू मुझे बताओ ना क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होगा। यू मीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एनर्जी के सेंस में यहाँ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यू फाइनल जो बच्चे आपका बनेगा वो mgh2 माइनस mgh1 हो जाएगा। वो आपको नज़र आ रहा है, ये फाइनल माइनस इनिशियल। अगर इसमें मैं mg को कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा आपके पास h2 माइनस h1। ठीक हो गया। अच्छा अब ज़रा देखो, डेल्टा यू आपका इक्वल टू आ गया mgh2 माइनस h1। अब ये ज़रा चीज़ आप नोट करें, ये जो सारी चीज़ लिखी हुई mgh2 माइनस h1, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू तो लिख सकते हैं ना। अगर इस चीज़ को मैं इसकी जगह पर पुट कर दूं तो ये वाली इक्वेशन आपके पास फिर क्या बन जाएगी कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू नहीं हो जाएगा। इस सारी चीज़ की जगह पर ये डेल्टा यू पुट कर दिए, क्योंकि डेल्टा यू किसकी इक्वल है, mgh2 माइनस h1, और साथ में क्या आ जाएगा माइनस। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, अब ये वाला माइनस आप उस तरफ लगाएं या इस तरफ लगाएं, किसी एक तरफ लगाना होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बात प्रूव होगी कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हो, वो इक्वल टू होगा डेल्टा यू के। आप लोगों ने ये इस तरफ माइनस लगाना पड़ेगा या दूसरी तरफ आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो बस ये कंसेप्ट आप लोगों ने थोड़ा सा माइंड में रखना है कि इस फार्मूले को जब हम ओपन करते हैं तो अगर दोनों स्टेटमेंट आ जाएँ तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी, माइनस वाली होगी। कन्फर्मेशन के लिए हम लोगों ने इस चीज़ का छोटा सा प्रूफ भी देख लिया है। अब बच्चों हम देखते हैं कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है उसके क्वेश्चन किस तरह के पेपर में आपके आ सकते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू होगा डेल्टा यू के, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा स्टेटमेंट में अगर आए तो माइनस साइन वाले ऑप्शन को हम प्रेफर करेंगे। अब आपको आइडिया तो हो गया होगा जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, ये माइनस साइन इस वजह से आ रहा होता है क्योंकि हम जो वर्क डन कर रहे हैं वी आर डूइंग द वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड, यानी हम जो वर्क डन करते हैं वो अगेंस्ट द फील्ड वर्क डन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इस फार्मूले में कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। तो देखिए ना आप लोग, जिस तरह किसी बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं तो इस मार्कर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर होगी, जब आप इस पर वर्क डन करेंगे अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी तरह किसी चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर होगी, जब आप वर्क डन करेंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यही वजह है कि इस फार्मूले में जो माइनस साइन इसीलिए आता है, ये माइनस साइन ये शो कर रहा होता है बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग द वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड। तो हम कह सकते हैं ये जो माइनस साइन आ रहा है ये फिर माइनस साइन डायरेक्शन का माइनस है,
और ये हमें ये शो कर रहा है कि आप जो वर्क डन कर रहे हैं वो अगेंस्ट दी फील्ड आप वर्क डन कर रहे हैं। अब जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसकी करेंगे तो हम इस डायरेक्शन वाले माइनस को ऑनवर्ड जो है वो अपने न्यूमेरिकल में हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम इसको यूँ लिखेंगे, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो बच्चों फिर रिपीट कर रहा हूँ, माइनस साइन हम लोगों ने क्यों नहीं शो किया? माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स है ये अगेंस्ट दी फील्ड है। इस तरह इस मार्कर को अपवर्ड उठाना अगेंस्ट द फील्ड वर्क डन करना है। तो ये माइनस साइन जो है वो डायरेक्शन का माइनस है, इसलिए हम इसको ऑनवर्ड अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज़ नहीं करेंगे। अब देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस तरह के आ सकते हैं। देखो जो पोटेंशियल एनर्जी है अभी हम लोगों ने पढ़ा है वो कितनी टाइप्स की हो सकती है, वो 3 टाइप्स की हो सकती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी 3 टाइप्स की है तो इसके न्यूमेरिकल भी 3 टाइप्स के ही आएंगे। मैं आपको एक और चीज़ याद करवाता हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज़ इक्वल टू होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। और आपको शायद याद होगा मैंने आपको बताया था ये वाला प्रिंसिपल हम कब यूज़ करेंगे? अगर हम वर्क डन वैसे तो इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं ना, एफ डी कॉस थीटा से। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप लोगों ने वर्क डन कैलकुलेट करना हो और क्वेश्चन में आपको फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल गिवन ना हो, उस केस के अंदर आप लोगों ने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इस फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें उस क्वेश्चन में आपके पास बॉडी की मास और बॉडी की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज गिवन हो। बस कल वाला यही आइडिया दोबारा मैं आज रिपीट करूँगा। आज भी आप यूँ ही सोचें कि हम वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और अब के क्वेश्चन में हमें बॉडी की मास और वेलोसिटी वगैरह भी गिवन नहीं है, तो फिर हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे? वो मैंने आपको बताया कि वर्क डन अगर कंजर्वेटिव फोर्स का है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल भी हो सकता है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी टाइप्स की हैं? 3 टाइप्स की हैं। तो इस वर्क डन के फार्मूले को अब हम कितनी टाइप्स का लिखेंगे? 3 टाइप्स का लिखेंगे। पहला देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखें तो फार्मूला क्या बनेगा? mg h2 - h1। इसका मतलब ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। m बॉडी की मास है, h1 और h2 वो हाइट्स हैं जिनसे हम उस बॉडी को क्या कर रहे हैं? लिफ्ट कर रहे हैं। अगर मैं इसकी थोड़ी सी रफ से स्केचिंग कर दूं तो वही जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डायग्राम बनाई थी वही मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी। आप यूँ समझ लें कि ये ग्राउंड है, यहाँ पर एक बॉडी पड़ा हुआ है जिसकी ग्राउंड से हाइट h1 है, m उस बॉडी की मास है और इस बॉडी को हम लिफ्ट कर रहे हैं अप टू हाइट h2 तक। अब जो आपके 3 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन में वर्क डन पूछा गया हो और आपको इस बॉडी की मास गिवन हो h1 और क्या गिवन हो? h2 गिवन हो, तो आप इस केस में वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें ये वाला फार्मूला हम कब यूज़ करते थे? वर्क डन कैलकुलेट करना हो जब मास और वेलोसिटीज गिवन हो। तो इस फार्मूले से हम वर्क डन कब कैलकुलेट करेंगे? अगर आपको बॉडी की मास के साथ h1 और h2 गिवन हो तो हम इस फार्मूला से वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। या इसकी अदर क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं? आपको बच्चे क्वेश्चन में देखें आप यूँ सोचें तो ज़्यादा अच्छा है। इस क्वेश्चन में वेरिएबल्स कितने हैं? वर्क डन के क्वेश्चन आ सकते हैं, बॉडी की मास के क्वेश्चन आ सकते हैं, h1 और h2 के क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 2 3 4 वेरिएबल्स हैं। कोई सी 3 चीज़ें अगर आपको गिवन हो तो फोर्थ वन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप लोगों ने ये करना है, क्योंकि मैं अगर यहाँ इसके एमसीक्यूज बनाने लग जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा आप लोगों का। आप लोगों ने अब काम ये करना है, एक क्वेश्चन एज्यूम करें जिसमें m h2 और h1 की वैल्यूज लिखें, वहाँ से वर्क डन निकालें। एक और क्वेश्चन एज्यूम करें जिसमें वर्क डन, मास और h2 को नाउन कर दें और h1 को क्या करें? अननाउन करके कैलकुलेट करें। तो इस टाइप के बच्चे आपके इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें वैल्यूज पुट करके आप इसके क्वेश्चन बना लेंगे और कुछ जो हमारी बुकलेट है उसमें इसकी प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप सोचेंगे क्या? w, m, h1 और h2 4 वेरिएबल्स, कोई से 3 गिवन हो, फोर्थ वन कैलकुलेट हो सकता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये तो हम लोगों ने बात की किसके लिए? ग्रेविटेशन फील्ड के लिए। अब हम आते हैं स्प्रिंग की तरफ। देखिए जो स्प्रिंग होता है बच्चे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में वैसे प्रीवियस लेक्चर में बात कर भी चुका हूँ। देखिए सपोज करें यहाँ पर जो x1 है और x2 जो है वो एक्सटेंशन भी हो सकती हैं
और वो कंप्रेशन भी हो सकती है स्प्रिंग के अंदर। मैंने एक्सटेंशन की फॉर्म में बनाया, आप इसको कंप्रेशन की फॉर्म में भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है और हमें पता है कि इस केस में भी जो एनर्जी स्टोर होती है, जो हम वर्क डन करेंगे, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब अगर कभी स्प्रिंग की क्वेश्चन आ जाए तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 के x2 का स्केयर माइनस x1 का स्केयर। x1 और x2 बच्चों मैंने आपको बताया है कि ये जो दोनों हैं, ये दोनों क्या हो सकते हैं? ये उस स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन भी हो सकता है और वो एक्सटेंशन भी हो सकता है। मैं तो अक्सर कहता हूँ ये जो x1 और x2 हैं, ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है मतलब वो एक्सटेंशन की फॉर्म में भी हो सकता है, ये मीन पोजीशन है, और वो किस फॉर्म में? कंप्रेशन की फॉर्म में भी हो सकता है। वही पुरानी बात बच्चों दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए इसमें भी कितने वेरिएबल्स हैं आपके? वर्क डन वेरिएबल है, स्प्रिंग कांस्टेंट वेरिएबल है, x2 एक्सटेंशन वेरिएबल है और x1 वेरिएबल है। तो आप लोगों ने इसी तरह बच्चों बात याद रखनी है कि अब अगर आपके सपोज करें फेमस क्वेश्चन तो वर्क डन के होते हैं, ये तीन चीज़ें अगर आपको गिवन हो तो हम इस फार्मूला से वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड वाइस वर्सा के 4 वेरिएबल्स हैं, कोई से 3 गिवन हो, फोर्थ वन आप कैलकुलेट कर लेंगे। जिस तरह इसका आपको रूल बताया इसी तरह आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपको मेरी बुकलेट में इसके कुछ एमसीक्यूज मिल जाएंगे और कुछ हम टेस्ट के अंदर इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। तीसरी जो पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने क्या बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी टाइप्स की है? 3 टाइप्स की है। तो कौन सी बच गई है? ग्रेविटेशन फील्ड हो गया, स्प्रिंग की बात होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बच गया। थोड़ा सा याद करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते थे, या वी की फॉर्म में आप उसको लिख लेते थे। वी की फॉर्म में आप लोगों ने पोटेंशियल का फॉर्मूला याद किया हुआ था ना? पोटेंशियल किसकी इक्वल था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज से, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और चार्ज यूजुअली हम पॉइंट चार्ज को Q0 से डिनोट करते हैं। तो U का यहाँ से जो फार्मूला बनता था वो Q0 इंटू V हुआ करता था। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला Q0 इंटू V बनेगा। उसके लिए अगर हम इस फार्मूला को लिखाऊँ तो W इक्वल टू डेल्टा U होगा, और डेल्टा U में हम क्या लिखेंगे? Q0। अब इसमें जो V लिखा है ना वो पोटेंशियल लिखा हुआ है, इसमें हम फाइनल पोटेंशियल लिखेंगे और इनिशियल पोटेंशियल लिखेंगे। बल्कि मैं इसको डायग्राम से थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ ताकि आप सही समझ सकें। अब इसको यूँ समझें बात को। देखिए ये एक प्लेट है जो हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है। इस प्लेट को मैं ए बोल देता हूँ, इस प्लेट को मैं बी कह देता हूँ। हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। और हम एक चार्ज को जो कि आपके पास जो है वो टेस्ट चार्ज है Q0, उस चार्ज को प्लेट ए से मूव करवाकर प्लेट बी तक लेकर जाना चाह रहे हैं। ज़रा हम अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हैं, चार्ज खुद मूव करके नहीं जाएगा, हमें वर्क डन करना पड़ेगा और वो वर्क डन इसके अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब वो वर्क डन हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जो इस चार्ज में स्टोर हुआ है। तो दैट वर्क डन इज़ इक्वल टू होगा, वो हम लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि पोटेंशियल जो बी प्लेट का होगा वो VB होगा और जो प्लेट ए का पोटेंशियल है वो VA होगा। और हमें पता है जो पॉजिटिव प्लेट होती है उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है किस प्लेट से? नेगेटिव प्लेट से ना। तो अब हम जब इसका डेल्टा U लिखेंगे तो फाइनल माइनस क्या करेंगे? इनिशियल। तो Q0 वो चार्ज हो जाएगा और पोटेंशियल जब लिखेंगे तो V ऑफ B माइनस V ऑफ A लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बनाना चाहें, यानी इस सिस्टम के ऊपर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करें, तो हमारा जो फार्मूला बनेगा Q0 VB माइनस क्या होगा? VA होगा। और VB माइनस VA को हम इन शॉर्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। तो ये बन जाएगा Q0 इंटू क्या हो जाएगा? डेल्टा V हो जाएगा। अब बच्चों आप इसके एमसीक्यूज सुने। पहली बात ना इस Q0 की बात कर लेते हैं। Q0 आपको यहाँ पर जो गिवन है, ये चीज़ ना मैं Q0 से शुरू करूँगा, इसको दोबारा से वो रिपीट करके लिख देंगे। अब बच्चों हम यहाँ पर इस Q0 की पहले बात कर लेते हैं। Q0 क्या है? Q0 वैसे तो आपका टेस्ट चार्ज है ना, और क्वेश्चन में अगर आपको टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड ना गिवन हो तो हम जनरली टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी यूज़ करते हैं?
1 कूलम यूज़ करेंगे। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन में क्यू नॉट की मैग्नीट्यूड हम 1 कूलम ही यूज़ करें। अगर वो कभी वर्ड यूज़ कर देना कि आप लोगों ने मिनिमम वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज यूज़ की है, मिनिमम वैल्यू कह लें या मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज यूज़ की है, तो फिर आप लोगों ने ख्याल रखना है कि फिर क्वेश्चन बदल जाएगा। अगर जनरली क्वेश्चन आ जाए टेस्ट चार्ज का तो मैग्नीट्यूड 1 कूलम हम पुट खुद से कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये वर्डिंग आ जाए मिनिमम वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, तो उस केस में आप लोगों ने याद रखना है इसी क्वेश्चन में आप लोगों ने 1.6 इंटू माइनस 19 कूलम पुट करना है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने याद रखनी, जनरल क्वेश्चन आए 1 कूलम, लेकिन अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए ये वाले वर्ड यूज़ हो जाए मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज यूज़ की है, तो फिर उसकी मिनिमम मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू माइनस 19 कूलम होगी। अच्छा, अब ज़्यादातर इसके जो क्वेश्चन आएंगे ना क्यू नॉट तो आपको नाउन हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज जब उसने वर्ड यूज़ कर दिया, ये कंडीशन नहीं लगाई तो इसकी जगह पर तो 1 कूलम होगा। इसका मतलब ये हो कि जितना भी आपको 1 कूलम चार्ज है उसका हम पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दें, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करें तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, वर्क डन। अगेन बच्चे वही बात, इसमें ये चीज़ तो हमारे लिए नाउन है, अगर ये अननोन हो या इनमें से एक अननोन हो, यानी वर्क डन गिवन हो तो हम पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो तो हम क्या बता सकते हैं, वर्क डन बता सकते हैं। तो इस फॉर्म में भी हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, ये 3 चीज़ें हैं ना 1 2 3, इसको मैं क्यों नहीं काउंट कर रहा, क्योंकि टेस्ट चार्ज जब वो वर्ड यूज़ करेगा तो मैग्नीट्यूड 1 कूलम ही यूज़ होगी। ज़रूरी नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस की क्वेश्चन आए, ये भी हो सकता है ये चीज़ गिवन हो, ये चीज़ गिवन हो और आपसे किसी एक पॉइंट का वो पोटेंशियल पूछ ले, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का भी आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपको आइडिया हो गया कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तीनों के अंदर आप लोगों ने खुद से वैल्यूज़ अज्यूम करके जब पुट करेंगे वैल्यूज़ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस तरह से इसकी फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं। अब बच्चों वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की एक और फॉर्म की बात करते हैं। मैं आपको थोड़ा याद करवाता हूँ, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ा था चैप्टर 6 में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। उसमें एक ट्यूब थी, उस ट्यूब के अंदर वाटर मूव कर रहा था। उस वाटर की मूवमेंट के दौरान वाटर की स्पीड भी चेंज हो रही थी और उस पाइप में जो वाटर मूव कर रहा था पाइप की हाइट भी चेंज हो रही थी। तो स्पीड चेंज होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही थी और हाइट चेंज होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही थी। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की ये एक फॉर्म भी होती है। एक तो आप लोगों ने पढ़ा था ना वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आज आप लोगों ने पढ़ा कि वर्क डन जो है इज इक्वल टू चेंज इन कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी है। इसकी एक फॉर्म ये भी बनती है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन कौन सा हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। और इसकी बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने कौन सी माइंड में रखनी है, बर्नौलीज इक्वेशन। कि बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर हम इसकी यही वाली फॉर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि उस स्पेशल एग्जांपल में बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है और बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो अगर आपका कभी एमसीक्यू आता है ना कौन सी फॉर्म इनकरेक्ट है, तो अक्सर बच्चे इस फॉर्म को इनकरेक्ट चूज़ करते हैं। तो ये वाली जो फॉर्म है ये भी कौन सी करेक्ट फॉर्म है, और इसकी जो एविडेंस है आपकी बुक में वो बर्नौलीज इक्वेशन है, उसमें हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब बच्चों हम क्वेश्चन कुछ देखते हैं जिसमें हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को पावर के साथ लिंक करेंगे। उनमें से आप देखिए पावर का जो फार्मूला हम लोगों ने एक पढ़ा था ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब हम यहाँ पर जो वर्क डन है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम इसी के अकॉर्डिंग रिप्लेस करें तो जो पावर होगी इक्वल टू, एक तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन करवाया था, पावर को हम लिख सकते हैं चेंज इन वर्क डन की जगह पर लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके कुछ एमसीक्यूज़ किए भी थे। एक तो एमसीक्यूज़ के लिए ये वाला फार्मूला आप लोगों ने याद रखा। 3 चीज़ें इसमें, पावर, टाइम और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कोई से भी 2 गिवन हो, थर्ड वन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको फर्दर ओपन भी कर सकते हैं, 1/2m v(f)² माइनस vi²। इसके आपके एमसीक्यूज़ बन सकते हैं और कल हम लोगों ने इसका एक क्वेश्चन किया भी था। इस तरह बच्चों अगर हम फर्दर इसको देखें तो हमें पता है जो वर्क डन है ये आपके पास अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हो तो वर्क डन को हम चेंज इन क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ओवर टाइम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
अब हमें पता है कि हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी 3 डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। तो ये जो पावर का फार्मूला बनेगा आप लोगों का, अगर हम इसको ग्रेविटेशन फील्ड के लिए लिखना चाहें तो क्या बनेगा, mg h2 माइनस h1 ओवर टाइम। ये फार्मूला ग्रेविटेशन फील्ड का होगा। अब अगर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो इक्वल होगी mg h2 माइनस h1 ओवर टाइम। अब इसमें देखने आपके वेरिएबल्स कितने हैं, पावर, मास, हाइट्स और टी। इनमें से अगर आपको बच्चे देख लें कोई से भी एक चीज़ अननोन हो और बाकी चीज़ें गिवन हो तो उस अननोन पैरामीटर को यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह एक और फार्मूला मैं बनाता हूँ। ये तो आप लोगों ने किसके लिए बनाया हुआ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए है। अगर इसमें आपको डेल्टा एच गिवन हो ना तो ये थोड़ा सिंपल फॉर्म में भी आ जाएगा, mg डेल्टा एच बाई टी की फॉर्म में आ जाएगा। अगर हम इसी फार्मूला में इस वर्क डन को रिप्लेस करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से तो वो फार्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, 1/2k x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर ओवर टाइम। इस टाइप के भी आपके बच्चे कुछ एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से, किस चीज़ को, वर्क डन को, तो आपके क्वेश्चन बन लेंगे Q0 इंटू डेल्टा वी ओवर टाइम। तो ये बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि आपका जो क्वेश्चन हैं वो डिफरेंट फॉर्म में आ सकते हैं। और पावर के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम उसमें काइनेटिक एनर्जी के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल के, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के भी, और आपके पास पावर जो इलेक्ट्रिक पावर के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर हम डिटेल डिस्कशन जो है उस सेकंड ईयर के जो टॉपिक्स हैं उनमें जाकर करेंगे। इस चीज़ को बस आप लोगों ने माइंड में रख लेना है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएँ तो आप इनको इन फार्मूलाज को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं कुछ आपको प्रैक्टिस इनकी करवा देता हूँ कि इनके किस टाइप के आपके एमसीक्यूज बनेंगे। अब बच्चों हम देखते हैं कि जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के क्वेश्चन जब पावर के साथ लिंक होंगे तो किस टाइप के आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक एमसीक्यूज बोर्ड पे लिखा है, इसको ज़रा देखें। इसमें कह रहे हैं ए पंप कैन टेक आउट 72 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो आपको वाटर की मास की मैंने 72 किलोग्राम और टाइम के आगे लिखा हुआ है पर आवर लिखा हुआ है। पर आवर मीन 1 आवर आपको टाइम गिवन है और 1 आवर की अगर हम बात करेंगे तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होंगे, 3600 सेकंड्स गिवन है। कैलकुलेट द इनपुट पावर, ये इसमें की वर्ड है, इनपुट पावर पूछ रहा है। अज्यूमिंग दैट द एफिशिएंसी इज़ 50%, यानी जो पंप है उसकी एफिशिएंसी जो है वो 50% है और आपसे इनपुट पावर पूछ रहा है। असल में 2 तरह की पावर्स होती हैं, एक इनपुट पावर होती है और एक आउटपुट पावर होगी। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको एफिशिएंसी यहाँ पर गिवन है तो उसके साथ उसने लिंक किया है किसको, इनपुट पावर को। तो हम लोगों ने ये भी सोचना है, समझना है कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर कैसे कैलकुलेट होंगी, एक चीज़ माइंड में रखनी है। अब देखिए इसको हम फार्मूला लिखते हैं, हमें तो पता है पावर का फॉर्मूला W/T होगा। फार्मूला लिखने के बाद अब ये देखें कि इस फार्मूले में वर्क डन को किस से रिप्लेस करें, काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस करें या पोटेंशियल एनर्जी से रिप्लेस करें, और अगर पोटेंशियल से रिप्लेस करना है तो किस पोटेंशियल से रिप्लेस करें। ये मैं आज आपको मेथड बता रहा था ना कि आप फार्मूला लिख के फिर सोचेंगे कि इसको किस से रिप्लेस करना है। तो इस केस में अब देखते हैं कि हम इसको किस एनर्जी से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, मास ऑफ वाटर गिवन है और जो वेल है उसकी डेप्थ गिवन है। डेप्थ को चले हम h से डिनोट कर देते हैं। अब अगर आपको मास भी गिवन है, h भी गिवन है, तो इस क्वेश्चन में हमें इस वर्क डन को चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिप्लेस करना चाहिए। तो मैं इस वर्क डन की जगह पर यहाँ पर लिख सकता हूँ mg h/t लिख सकता हूँ। अब चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी तो mg h2 माइनस mg h1 होती है। लेकिन देखिए मैंने mg h इसलिए लिखी है कि इस क्वेश्चन में दूसरी हाइट गिवन नहीं है। मतलब ये जो आप यूँ समझें कि जो h आपको 100 मीटर गिवन है, ये आपको डेल्टा h ही गिवन है, यानी टोटल हाइट जो है वो आपको 100 मीटर ही गिवन है। तो इसको आप डेल्टा h एज्यूम कर सकते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर आपको कोई एक हाइट गिवन हो और सेकंड हाइट ही गिवन ना हो तो आप लोगों ने फार्मूला में सिंपली h यूज़ कर सकते हैं। या अदरवाइज अब ये समझ लें कि जो h 100 मीटर है, जब एक हाइट गिवन है दूसरी हाइट गिवन नहीं है तो जो डेल्टा h होगा वो आपका h के इक्वल ही होगा। और इस h को अब हम कितना यूज़ कर सकते हैं, 100 मीटर यूज़ कर लेंगे। तो हमें आइडिया हो गया कि वर्क डन को रिप्लेस किससे की, पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल से क्यों रिप्लेस किया है,
और दूसरी बात हमें ये समझ आ गई कि अगर यहाँ पर 2 हाइट्स गिवन ना हो तो जो एक हाइट गिवन होगी उसी को हम डेल्टा एच एज्यूम कर लेंगे। 2 बातें होगी। और इस फार्मूले से हम जो पावर निकालेंगे बच्चे वो आउटपुट पावर होगी। इन इस बेसिक फार्मूला से जो पावर निकाल रहे हैं वो आउटपुट पावर है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। मैस ऑफ वाटर 1000 है, जी 10 है, हाइट आपको 100 गिवन है, डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो 1 आवर गिवन है। मास 1000 नहीं गिवन, मास हमें 7200 गिवन है। और टाइम इस क्वेश्चन में जो गिवन है उसने 1 आवर का है, तो 3600 उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब ज़रा देखें, ये 20 इससे कैंसिल, 36 को 72 से कैंसिल करें 2 हो जाएगा, 100 को 10 से करेंगे 1000, 1000 को 2 से करेंगे तो 2000 वाट आपका आउटपुट पावर आ जाएगी। लेकिन उसने क्वेश्चन में आउटपुट पावर नहीं पूछी, उसने इनपुट पावर पूछी हुई है और साथ में एफिशिएंसी भी गिवन है। तो इसका फार्मूला ये बनेगा एफिशिएंसी का, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ये आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है। अगर इनपुट पावर वगैरह कैलकुलेट करने के क्वेश्चन आए और आपको एफिशिएंसी गिवन हो, एफिशिएंसी देख रही है 50% गिवन है ना, इसको हम बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि 50 को अगर हम इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एफिशिएंसी 1/2 हो जाएगी। आसान बात है। अब हम उस फार्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इनपुट पावर पूछी गई है। तो पावर इनपुट इज़ इक्वल टू पावर आउटपुट बाय एफिशिएंसी हो जाएगी। और पावर आउटपुट यहाँ से जो बन रही है आपके पास वो 2000 आई है, और एफिशिएंसी जो बनी है वो 1/2 है आप लोगों के पास। एफिशिएंसी 1/2 आई थी, ये आप लोगों ने 50% को कन्वर्ट किया है ना, ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से जो पावर इनपुट बनेगी इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4000 वाट हो जाएगी, और 4000 वाट का हम 4 किलोवाट भी लिख सकते हैं। बस ये बच्चे आप लोगों के पास पैटर्न है कि आप क्वेश्चन देखें और उस क्वेश्चन में देखें कि आपका क्वेश्चन किस टाइप के साथ मैच कर रहा है, यानी इस वर्क डन को हम किस एनर्जी से रिप्लेस करेंगे। और पावर के कंसेप्ट में आपको एक और नई चीज़ सीखने को मिल गई कि अगर साथ में क्या चीज़ गिवन हो, एफिशिएंसी गिवन हो, तो फिर पावर उस पंप की 2 टाइप्स की आ सकती है, एक इनपुट पावर होगी और एक आउटपुट पावर होगी। डायरेक्ट हम फार्मूला से जो कैलकुलेट किया करेंगे वो उसकी कौन सी पावर आएगी, आउटपुट पावर आया करेगी एक बात। और इनपुट पावर कैलकुलेट करने के लिए फिर आप लोगों ने किसको यूज़ करना है, एफिशिएंसी को यूज़ करेंगे, तो उस पंप की हमारे पास क्या आ जाएगी, इनपुट पावर आ जाएगी। तो इसके क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के साथ लिंक हो सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।